हाँ हाँ, वही अभी बता देता हूँ। तो आप देखो, एल्डिहाइड कीटोन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है। तो आज आप सीखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन तो अभी हो जाएगा। पहले एल्डिहाइड कीटोन आप सीखोगे, उसके बाद एसिड्स। क्या सीखोगे? एसिड्स। तो अच्छा, एनिसॉल का एक मिनट जरा देखो पीछे। एनिसॉल लिखवाया ना? एनिसॉल, हाँ हाँ, लास्ट में देखो लिखवाया होगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट में आ जाओ। एल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट में आप देखो एनिसॉल की रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखा ना आपने? एल्काइलेशन और नाइट्रेशन क्लोरो हेलोजिनेशन कराया कि नहीं कराया? पहुंच गए आप लोग वहां तक? इलेक्ट्रो, अच्छा देखो एसाइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन लिखवाया। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वहां। हाँ, लेकिन वो शो, ये शो करता है उसको, नो को आप काट दो, मैंने नो लिखवा दिया शायद, वही उसी में आप नो काट दो, सिमिलरली लिख दो वहां पर क्या, कि ये भी परफॉर्म करेगा। एक्चुअली होता क्या, फिनॉल नहीं करता है, फिनॉल के ही जैसा ये भी है, लेकिन वो अभी बताऊंगा बीच में, क्योंकि इस चैप्टर में भी आएगा ऐसा क्यों होता है। परफॉर्म करता है, अभी बस इतना लिख दो। हाँ, एनिसॉल, फिनॉल नहीं परफॉर्म करता है लेकिन एनिसॉल करता है एक जैसा ही ना, लेकिन एक करता है एक नहीं करता है। तो आपने जो नो लिखा है ना, चलो आगे बढ़ते। तो आप देखो अगला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। कहां से सीखना है? फ्रॉम एल्कोहल्स। मेथड नंबर कौन सा है? इसको अब बातचीत मत करिए आप लोग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फ्रॉम एल्कोहल्स में आप देखो पहला पार्ट क्या है, RCH2OH। क्या है? RCH2OH। इसको अगर आप PCC से करा दो, क्या करा दो? PCC आपको पता है क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडेंट। क्या करता है? बताइए, PCC क्या करता है? एक स्टेज का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये हो जाएगा RCHO। अच्छा, इसके बदले आप PDC भी ले सकते हो कि नहीं? PDC भी हम ले सकते हैं। PDC पायरिडिनियम डाइक्रोमेट होता है, वो भी यही करता है, RCHO।
और बताइए अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो, सेकेंडरी अल्कोहल याद है RCHOH बताइए PCC से क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। PDC से क्या होगा, बोलिए, PDC से भी कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका RCOCH3। और यहां पर बताइए क्या होगा, वही RCOCH3। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट में। अगर आपसे कहा जाए टर्सरी अल्कोहल, आप बताओ टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा। टर्सरी अल्कोहल PCC ऑक्सीडाइज कर पाएगा, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है ना। PDC। और देखो अगर यहां पर आपसे बोला जाए हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई है, CrO3, CrO3 भी इसी कैटेगरी का ऑक्सीडेंट है। CrO3 इटसेल्फ टर्सरी का कोई ऑक्सीडेशन करा ही नहीं सकता, टर्सरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ऐसे में आएगा नो ऑक्सीडेशन, नहीं, उसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, नो ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या होगा, नो ऑक्सीडेशन। चलिए इसका देखिए पहला, अच्छा इसका बता दीजिए, PHCH2OH, PHCH2OH। दूसरा एरोमेटिक वाला भी साथ में आपको रिएक्शन करा दे रहा हूं, इसका PHCHOH इसकी रिएक्शन कराइए। और तीसरा है PHCCS3CH3OH। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो आप देखो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन PCC से होगा, बताओ PCC से क्या हो जाएगा, PCC से, हाँ, एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ PCC से एसिटोफिनोन बनेगा, क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। इधर आइए, इससे इसको PCC से नो रिएक्शन। आप यहाँ ऑक्सीडेशन मतलब इसको बोलते हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये परफॉर्म ही नहीं करता, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से भी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका मेथड। अच्छा तो अब बेंजल्डिहाइड का इटार्ट प्रोसेस बताया कि नहीं, बेंजल्डिहाइड के लिए इटार्ट प्रोसेस था, बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, एक मिनट देख लो क्या होता है बताइए, नहीं बताया शायद, इसी चैप्टर में होगा देखो। नहीं बताया आप लोगों को। हाँ अब बेंजल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड कीटोन का ये बता दिया। अब बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए देखो, एल्डिहाइड कीटोन में ये था, बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो स्पेशल मेथड होता है बेंजल्डिहाइड के लिए। तो आप लिख लो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आप हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सेवेंथ मेथड है ये। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
तो इसमें जो सबसे फेमस है वो है पहला इटार्ट्स ऑक्सीडेशन। इटार्ट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें टॉल्यूइन से बनता है। किससे बनता है? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये है आपका, यहाँ है CH3। क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसकी रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 से। किससे? CrO2 Cl2 से। ये क्रोमिल क्लोराइड होता है। और इसके साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जाकर 2 मोल ऐड हो जाता है। कहाँ पर? यहाँ CH के साथ। यहाँ CH होता है, यहाँ आता है OCrCl2OH। इधर आता है OCrCl2OH। इसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये IIT में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इसका देखोगे ना, ये पूछा जाता है इंटरमीडिएट क्या बनता है, कई बार आ चुका है। अभी रिसेंटली भी यही आया। OCrCl2OH 2 बार लिखना होता है। पीएच CH के साथ ये देखो OCrCl2OH, OCrCl2OH। या आप इसको ऐसे बता सकते हो OCr क्लोरीन O है। किसी को बता रहे हो, जैसे कोई बता रहा हूँ। CR मतलब होता है क्लास। जैसे मान लो आप सब लैब में हो, लैब में क्लास का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो आप बता रहे हो क्लोरीन कहाँ पर है, OCr क्लोरीन वो है मतलब दिखा रहे हो। और गांव वाले इसको मान लें कि OCr कल्लू वो है। CR आप जानते हो कि जैकॉल होता है जो, मतलब आपके पास आ रहा था तो आपने बोला नहीं उधर जाओ, कल्लू के पास जाओ। मतलब आप समझ पाए? OCrCl2OH ये 2 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा बताया जाता है जिससे आपको याद हो जाए। अब क्या होगा, इसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? H2O के साथ हीट करते हैं। तो ये जानते हो क्या होता है? ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। यहाँ आप ध्यान दो, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H। तो आप जानते हैं इससे क्या होगा, ये CH को 2 OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इस CH को 2 OH मिलेगा। अब तो अगर 2 OH मिल गया तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा CHO, और साथ में ये देखो 2 मोल ये फिर से वापस आ जाएगा। ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये जो CrO2 Cl2 है ना, 2 OH इसको मिलेगा। ध्यान से देखिए, Cr 2 Cl है ना, 2 Cl लिख दो, और क्या है, 2 OH है, 2 OH आप लिख दो। यहाँ भी, यहाँ भी यही है। देखो यहाँ पर CrCl2OH OH, तो ये बन जाएगा। अब आप इसमें से वाटर हटा दो, 2 मोल ये बनेगा, वाटर इसमें से हटा दो, तो जो बचेगा वो लिख देना CrOCl2, फिर बचेगा CrOCl2। बताओ, CrOCl2 फिर से बन गया कि नहीं, 2 मोल। इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये फिर से आ जाएगा, तो फिर से रिसाइकिल हो जाता है। देखो ये इससे 2 मोल CrOCl2 दोबारा बन जाता है। क्या होता है, CrOCl2 2 मोल वापस आता है, इसको ऑक्सीडाइज कराकर फिर से रिसाइकिल कर देते हैं। ये बना लेता है CrO2 Cl2, और इसी को रिसाइकिल कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिसाइकिल्ड। इसीलिए इसका ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज में यही तो देखा जाता है कि ऐसा कुछ यूज करो जिसको बार बार यूज कर सके, वेस्टेज ना जाए। तो वो आपको उधर बेंजल्डिहाइड बनता रहेगा, और साथ में ये CrO2 Cl2 आपको रिसाइकिल होता रहेगा। तो पूरा एक साइक्लिक सिस्टम बन जाता है। तो CrO2 Cl2 की रिएक्शन कराकर, इसी को इटार्ट्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, और IIT में बार बार आता है। तो बोर्ड एग्जाम में तो प्रोडक्ट बस पूछा था, इटार्ट्स प्रोसेस किसके लिए क्या बनता है। जब यही आपको जेईई मेंस एडवांस में गए तो आपको ये पूछेगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट थोड़ा होता है, सब याद नहीं कर पाते। उसमें बोला जाएगा इंटरमीडिएट बताओ क्या बनेगा। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाकर वहां नहीं लिखा होगा, ये वहां आपको फॉर्मूला लिखा होगा। जानते हो कैसा फॉर्मूला लिखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पर इसी बात को ऐसे लिखा जाता है। देखो यहाँ लिखा होगा पीएच CH, इसके बाद OCrCl2OH का होल ट्वाइस, ये लिखा होगा, ये इंटरमीडिएट बनता है। उसी को हमने बेंजीन रिंग ना लिख के, और इसके ये 2 मोल हैं तो 2 मोल यहाँ लगा दो, हो गया। ये उसको बोलते हैं OCrCl2
ओ एच, ओ सी आर सी एल टू ओ एच बनता है। तो ये था आपका इटार्ट्स प्रोसेस। क्या था? इटार्ट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इससे बेंजल डिहाइड बनता है। और बताइए बेंजल डिहाइड बनने का और कोई टेक्निक? ये ए पार्ट था ना, बताइए और कैसे बन सकता है? कैसे? आप डाई हैलाइड का एक्वस केओएच से करा दो। बी पार्ट देखिए, आप क्या करो, यहां पर सी एच सी एल सी एल, एक मिनट कर देना, पहले ये लिख लो। एक्वस एनओएच या एक्वस केओएच से रिएक्शन कराऊं तो क्या पाऊंगा? एक्वस एनओएच और एक्वस केओएच से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या पाऊंगा? बताइए क्या पाऊंगा? ये हो गया आपका सी एच, इधर है ओ एच, इधर है ओ एच। अब आप क्या करो, हाँ इसमें से वाटर हटा दो। जैसे आप इसमें से वाटर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो जाएगा? पी एच, पी एच सी एच ओ। तो देखो ये बन गया। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको पीछे बताया, नया नहीं है ये, समझ पाया? हो गया। अच्छा अगर मान लो ऐसा कर दूं मैं, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए मैं इसका एसाइलेशन करा दूं, आर सी ओ सी एल एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, आप लोग बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे ये है ना, सी एल निकल जाएगा, एल सी एल थ्री खींचेगा, यहाँ के एसाइल कीटाइन बनेगा, जाके चिपक जाएगा तो कीटोन। हाँ सी ओ आर कीटोन बन जाएगा। ये वाला सी एल यहाँ से हटाइए, एसाइल कीटाइन बनाइए, ये देखिए आर सी ओ, और ये प्लस, और बोला था ये रीअरेंज नहीं होता है, तो रीअरेंज क्यों नहीं होता? हाँ बैक बॉन्डिंग, ये देखो उसको बी बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में। बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, ये लोन पेयर इसका इसको मिल जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये अब स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो ये इस पे जाकर अटैच हो जाएगा। कहाँ पर? इस पे कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है नहीं, तो आप क्या करोगे, इस पर आप जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, सी ओ आर, तो देखो कीटोन भी बन गया। क्या बन गया? कीटोन। अगर मैं यहीं पर एच सी एच ओ ले, एच सी ओ सी एल ले लूँ तो आपको बेंजल डिहाइड भी प्राप्त बन जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया एच सी ओ सी एल, और साथ में है एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री। आप इसका प्रोडक्ट बता दीजिए कैसे? यहाँ से सी एल बाहर निकलेगा तो ये सी एच ओ प्लस हो जाएगा, और वही जाकर इस पे अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सी एच ओ। और कोई रास्ता? एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करा के भी बना सकते हैं, एक हो गया। अगला और कोई रास्ता है इसमें, एक होता है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, बताया था ना। इसमें अलग होता है, एक जगह पर आपको CO प्लस H2 बताया था एल्कीन पर, याद है? इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो CO प्लस HCl और AlCl3 होता है। तो यहाँ तक बना लिया आपने। ये सबसे एल्डिहाइड कीटोन ही तो बन रहा है, बेंजल डिहाइड, और क्योंकि आप चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं बेंजल डिहाइड, और मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, बट बहुत सारी चीजें नई भी आएंगी, बहुत का रिवीजन होगा, बहुत सारी नई चीजें आएंगी। तो एक मिनट, ये पीछे छूटा था किसी का? थोड़ा जल्दी लिखिए तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान रखना होगा ना। ये बताओ एक बार फिर से, क्या बनता है बीच में इंटरमीडिएट, क्या बनता है? CrO2Cl2 क्या बनता है? CrO2Cl2, सी आर वो वहां लिखोगे OCrOCl2H, OCrCl2H। अगला पार्ट देखिए, अगला क्या है, इसको बोलते हैं फ्रॉम गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या ये होता है? आप बेंजल डिहाइड बेंजीन की रिएक्शन कराइए, CO, ध्यान से देखिए, CO प्लस HCl along with AlCl3। आपको नया कुछ नहीं करना है। आप कहोगे यहां से ये Cl का काम, AlCl3 बताओ क्या करता है, सब लोग बताएंगे। AlCl3 क्या करता है? अगर आप RCl लेते तो क्या करता है ये? RCl से AlCl3 क्या करता था?
Cl हटाता था, तो अभी भी Cl हटाएगा। ये वाला ClAlCl3 का काम है इस Cl को खींच के इसके पास लाना। उसके बाद बताओ वहां क्या बचेगा, यहाँ CO बचेगा और H प्लस आपने लिया है, तो ये अपना लोन पेयर इसी को डोनेट कर देता है। ठीक है, क्या होता है, इसी को डोनेट कर देता है, इससे ये CHO प्लस बनता है। क्या बनता है, CHO प्लस। ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। मतलब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जाके डायरेक्ट ऐड होता है कि नहीं होता है। आप केटायन बनाते थे तो क्या करते थे, केटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता था तो कराते थे, फिर बाद में बेंजीन से जोड़ते थे। तो यहाँ भी तो वही बना है। यहाँ पर CO प्लस HCl था। फिर से देखो, अगर ये मैं यहीं पर लिखता RX प्लस एनहाइड्रस ClCl3, तो आप वो X उसको हटाते, Cl हटाते, केटायन बनाते, केटायन को रीअरेंज करवाते, जाके जोड़ देते। तो यहाँ भी तो वैसा ही कुछ हो रहा है, COS रेट करके CHO प्लस बनाता है। CHO प्लस में कार्बन पे प्लस आया है कि नहीं है, अब यही जाके सीधे इस पे जुड़ जाएगा। तो इससे देखो बेंजल डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CHO बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे भी बेंजल डाइड आपको बनेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन जितने थे वो लगभग लगभग आपके पूरे हो गए। अच्छा, एक और है, उसको बोलते हैं, अगर आप RMGX से बनाना चाहो, किससे बनाना चाहो, हाँ RMGX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बनाना चाहो, वो भी बहुत फेमस मेथड है। तो 8वां मेथड वही लिख लो, तो ये पूरा हो जाएगा। वाकर्स प्रोसेस याद है, तो वाकर्स प्रोसेस क्या होता था, एल्कीन को PdCl2 CuCl2 से रिएक्ट कराते थे, फॉलोड बाय स्टीम वाटर। तो पहले क्या होता था, पहले वाटर ऐड हो जाता था एल्कीन पर, तो अल्कोहल मिल जाता था, उसके बाद एयर से ऑक्सीडाइज कर देते थे, एयर ऑक्सीडेशन से कीटोन। तो वाकर्स प्रोसेस आपने सीखा था। अगला मेथड देखो, अगला है फ्रॉम RMGX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। 8वां है 9th, 8, हाँ लिखो, फ्रॉम RMGX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो जानते हो किससे साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसमें। आप RCN ले लो, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। साइनाइड की भी रिएक्शन है और यहाँ भी है, तो 2 बार जरूर आएगा। RMGX में आपको पता है R माइनस क्या होता है, तो ये R माइनस क्या होता है, RMGX R माइनस का सोर्स होता है। R माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है, लेकिन पहले बेस होता है। बेस तब होगा, कहेगा मैं बेस तो हूं बाई बर्थ, बेस हूं स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर एसिडिक एसिड दोगे तभी बेसिक कैरेक्टर तो शो कर पाएगा। और आप रिएजेंट में जो आपने रिएक्टेंट दिया उसमें एसिडिक एसिड कहीं इधर उधर है ही नहीं, उसका नामो निशान तक नहीं है, तब उसको न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा। यही मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी हिस्ट्री RMGX की क्या है, कैसे बनता है। RX को Mg ड्राई ईथर ले लो, RMGX बन जाएगा, PHMGX भी बन जाएगा। तो RMGX जो बनेगा तो आप उसका यूज क्या करोगे, वो एक तरह से क्या रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर हर जगह बन सकता, कुछ भी बना सकते हो आप इससे, इसकी मदद से जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो होता क्या है, R माइनस का सोर्स है, तो R माइनस आप कहीं भी अटैक करवा सकते हो, लेकिन वो R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, पहले बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस पहले है, न्यूक्लियोफाइल मजबूरी में बनना पड़ता है उसको। तो अगर आपने रिएजेंट में एसिडिक एसिड दिया है, एसिडिक एसिड का सोर्स आपने लिया है, तो R माइनस कहेगा वो पहले बेस है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, मतलब उसका रेट अभी तक निकाला ही नहीं गया, ऐसे आप मान लो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेट होता है। एसिड बेस तो इतना जल्दी हो जाएगा आप नोट ही नहीं कर पाओगे, पता चलेगा टाइम लगा ही नहीं, टाइम जीरो माना जाता है। तो बताओ DC/dt होता है ना रेट, तो DC तो दिखेगा, DT कहेंगे जीरो, तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन का रेट डिफाइन ही नहीं होता, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे देखो यहाँ पर एसिडिक एच इसके अंदर क्या है, RCN में नहीं है, और जब एसिडिक एच नहीं है तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। समझ पाए, R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन आपने इसको एसिडिक एच दिए नहीं, यहाँ पर एसिडिक एच है नहीं कहीं, तो ये R माइनस न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इसी पे प्लस चार्ज है, NCN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और वीक पाई बॉन्ड है, अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। तो आप देखो क्या हो गया, यहाँ पर RMGX ने अटैक कर दिया, तो RC डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर R आ गया, यहाँ जहाँ माइनस आता है इसके साथ MgX प्लस जुड़ गया।
अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां तक रिएक्शन जाएगी। ये बात ध्यान रखना पड़ता है कि रिएक्शन में लिखा जाता वन इक्विवेलेंट है कि दो है कि एक्सेस में। आप समझ पाए? वन इक्विवेलेंट है कि ज्यादा है ये बताया जाएगा। अभी आप देखोगे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराइए तो यहां पर आएगा H2OH+, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला देखिए। अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा इसमें? इतना अब आपने सीख लिया है। स्टेफेंस रिडक्शन याद है? उसमें ऐसे ही होता था कि नहीं? स्टेफेंस रिडक्शन में यही बॉन्ड टूटता था। एच देते थे, एच देकर फिर बाद में वाटर से ब्रेक करते थे। अब यहाँ पर सेम चीज वही है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्या देकर बताइए? हाइड्रोलिसिस कराया आपने तो आप कहोगे इस पे प्लस है इस पे माइनस है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एन की ज्यादा। तो इसको मिलेगा OH और वो भी दो OH मिलेगा, और इसको H और H मिलेगा। अब आप बताओ यहाँ से जरा प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करिए। क्या लिखे यहाँ पर? R जैसा था वही है, C जैसा था वही है, ये R वही है, इसको दो OH मिले हैं, और इसका बताओ NH2 हो गया कि नहीं है? ये क्या हो गया है? NH2। ये MgX था तो रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं MgNH2 और साथ में X। और बताओ इसमें पानी निकलेगा कि नहीं? इसमें से आप वाटर हटाइए, जैसे आप वाटर हटाओगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? कीटोन। हाँ, तो ये कीटोन बनाने का एक मेथड है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX से रिएक्ट कराते हो, सॉरी RMgX को RCN से रिएक्ट कराते हो तो आपको कीटोन मिलेगा, एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो नहीं RMgX, ध्यान से सुनिए, अगर लिखा हो RMgX के दो इक्विवेलेंट हैं, अब बताओ जो कीटोन बना है, कीटोन क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता? अल्कोहल में बताया था आपको। RMgX विथ फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, RMgX विथ अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, RMgX विथ कीटोन टर्सरी अल्कोहल। तो आप बताओ यहाँ अगर आप RMgX का दूसरा मोल लोगे तो कीटोन इधर तैयार है। कीटोन कहेगा वो खुद भी रिएक्ट कर सकता है, खुद भी इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। R- अब इस पे अटैक करेगा। एक मिनट आप पीछे देखो, अल्कोहल में बताया मैंने, देख लो सब लोग देख लो जाके, नहीं तो आपको लगेगा नया है। अल्कोहल में आप देखो लास्ट में RMgX से बताया था, RMgX एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से RCH2OH बनाता था। अल्कोहल में आप देखो वहां मैंने बताया ये एल्डिहाइड कीटोन RMgX से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं, उसी में एथिलीन इपॉक्साइड भी था, दो कार्बन एक एक बढ़ जाते थे। तो RMgX कीटोन से भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर दो इक्विवेलेंट दिया जाएगा ना तब आप इसको भी रिएक्ट जरूर कराओगे। अभी एक इक्विवेलेंट था तो आप ऐसा करो, इसी में अगर लिखा होता है इसी का बी पार्ट, मान लो इसी में, चलो इसी में ऐड कर देते हैं, नया नहीं, नए में फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसी में मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, एक इक्विवेलेंट RMgX और ले लो, RMgX ले लो, कितना? वन इक्विवेलेंट। तो यहां से अब बताओ R- हो जाएगा ना, और ये MgX+ है तो R- का अटैक करा दो इसी पर, ये हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। प्रोडक्ट बताइए, RC इधर क्या है? O-, इधर क्या है? R, इधर क्या है? R, और इधर क्या है? MgX+। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, H2OH+, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए और प्रोडक्ट लिख दीजिए। प्रोडक्ट बताओ क्या आ जाएगा? RCOH, इधर R, इधर R, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चन में लिखा जरूर जाएगा, RCN विथ 1 मोल RMgX, RCN विथ 2 मोल, या लिखा होगा एक्सेस, एक्सेस में भी लिखा हो सकता है। एक्सेस में लिखा होगा तो यही तो, एक्सेस मतलब जितना लगेगा, तो अब आगे ये रिएक्ट करेगा। तो यहां तक हो गया। अब ध्यान से सुनो, तीसरा मोल अभी और लग सकता है। कैसे? इसके पास अब एसिडिक एच आ गया कि नहीं? तो हमने आपको ग्रिग्नार्ड रीजन विथ अल्कोहल नहीं बताया था?
RMgX हो और एसिडिक एसिड का सोर्स हो, तो उस एसिडिक एसिड में अल्कोहल लिखवाया हमने शुरुआत में। एल्केन में आप जाओ, एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, मैंने वहां कराया था आपको। एल्केन में RMgX से जानते हो क्या था, आपको बताया था RMgX लेना और कोई भी एक एसिडिक सोर्स ले लेना, वाटर ले लो, फिनॉल ले लो, एस्टिलीन ले लो, अमाइन ले लो, एल्कोहल ले लो। तो एसिडिक एसिड जिसके पास आ गया है, अब एक इक्वलेंट और रिएट करेगा, 1 इक्वलेंट RMgX। तो जानते हो क्या होगा, अब ये एसिडिक एच ध्यान से समझिए, ये R माइनस है, ये MgX प्लस है, ये R माइनस इस एसिडिक एच को अब खींच ले जाएगा, तो इससे बन जाएगा RH प्लस, प्लस बताओ Mg, यहाँ Mg यहाँ आएगा, MgO, C, R और ये X जैसे था वैसे रहेगा। देखो ये वाला H RH हो गया, बाकी ये MgX से ही जाके चिपक जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप इसको उसी तरह से चलो लिखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ये जो था ना वही लिख दो, RCR है वही, यहाँ O माइनस आया है, इसी O माइनस पर MgX प्लस ऐड हो जाएगा, तो RH आपका बन गया। क्या बन गया, RH। 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है RCN। एक इक्विवेलेंट से कराओगे तो कीटोन पाओगे, 2 इक्विवेलेंट से कराओगे तो अल्कोहल पाओगे, 3 से कराओगे तो एल्केन पाओगे। ये देखो एल्केन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बार आप समराइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेगा जरूर आपको ये टेस्ट में। एक्सेस में 3 इक्विवेलेंट लगेगा, 2 से एल्कोहल मिलेगा, 1 से कीटोन। अच्छा तो अगर मैं HCN ले लूं, तो जो RCN लिया है ना, अगर वही मैं HCN ले लूं तब एल्डिहाइड बन जाएगा। HCN, HCN में कार्बन अटैच्ड है, उतना एसिडिक एच नहीं होता है। एल्कोहल देखो, एल्कोहल में O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो O वाला ज्यादा एसिडिक होता है। अगर HCN में कहा जाए H से जुड़ा हुआ कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, वो उतना एसिडिक नहीं है। तो HCN में आप उसको एसिड बेस नहीं कराओगे, HCN में फॉर्मल्डिहाइड बनता है, RCHO बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप दोनों बनाओगे, आप कहोगे एसिड बेस करा दो, आपके दिमाग में आएगा ना HCN एसिड है, अभी आधे लोगों के दिमाग में आया होगा ये कि HCN एसिड है, तो एसिड बेस कर जाएगा सीधे, एसिड बेस करेगा RH बनेगा, लेकिन जब अटैक करके बनाएगा तो उससे एल्डिहाइड भी बनेगा। आप पूछा जाएगा ज्यादा कौन बनेगा, तो ज्यादा एल्डिहाइड बनता क्यों, क्योंकि HCN उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। आप पूछा जाएगा क्यों नहीं, पता चला कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं होता है, O से जुड़ा हुआ ज्यादा एसिडिक होता है। तब तो आपको याद होगा एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने पहले क्या बताया था, पहले एलिमेंट देखा जाता है, बाद में सारे फैक्टर। तो O से जुड़ा हुआ ज्यादा एसिडिक होगा, या N से या C से, O से, उसके बाद N, सबसे कम C। तो इसलिए उसमें एल्डिहाइड ही बनेगा मेजर। अभी बताया ना आपको R माइनस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस पहले है, तो आप कहोगे HCN तो एसिड है। यहाँ देखो RMgX प्लस HCN, ये भी बहुत फेमस सवाल है, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए IIT वाले इसको भी देते हैं ज्यादातर टेस्टिंग के लिए। R माइनस MgX प्लस, अब आप कहोगे ये एसिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड इसका नाम है, तो HCN अगर एसिड है तो एसिड है तो H प्लस गेन कर लेगा इसका, तो आप ये बना रहे होगे RH हो जाएगा प्लस, इधर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये दिखाना है, C माइनस MgX प्लस, ये आपने बना दिया होगा। अब ध्यान से सुनो, ये वाला H उतना एसिडिक नहीं है ये, तो ऐसे में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी करेगा, मतलब साथ में ऐसा भी होगा कि ये जैसे अभी आपने RCN पर अटैक करवाया है, ऐसे ही ये R माइनस का अटैक इस पर भी कर सकता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाए, तो यहां पर क्या होगा, H रहेगा, C डबल बॉन्ड N R, और इधर आ जाएगा MgX प्लस, N माइनस MgX प्लस। अब आप इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, H2OH प्लस, जैसे आप इसके हाइड्रोलिसिस कराओगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा,
ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा RCH, ध्यान से देखिए RCH, क्या मिला इधर दो OH, तो यहां लिख दो आप दो OH, OH OH और बताइए प्लस N, इधर देखिए क्या होगा MgNH2x और इसमें से वाटर हटा दो तो आप क्या पाओगे, बताइए क्या पाओगे आप RCHO। तो RCN से RCHO बनाने के दो मेथड हैं। इससे आप स्टेफेंस रिएक्शन करा दो या आप RMGX से करा दो। अब ध्यान से समझो जो मैं अभी आपको कब से बता रहा हूं उसका कंक्लूजन। आप कहोगे HCN एसिड है ना, HCN एसिड है तो एसिड अगर है तो एसिड बेस रिएक्शन करा दो सीधे, ये करा दिया देखो RH बना दिया। और ये पहले एसिड था, लेकिन एसिड अगर आप O से जुड़ा हुआ H देते, N से जुड़ा हुआ H देते, COOH होता, कोई सच में एसिड होता तो उसमें प्रोडक्ट की यील्ड खूब भर भर के मतलब वही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर आप C ट्रिपल बॉन्ड N वाला H दोगे ना, ये एक तो ऐसे देखो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं है, यहाँ अगर C ट्रिपल बॉन्ड C होता तो ये थोड़ा बहुत एसिडिटी इसकी मायने रखती, ये एसिडिक होता और ज्यादा, एसिटिलीन में होता है ऐसा। लेकिन ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, उसने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अब खींच रहा है, ये N खींच के क्या कर रहा है, ऐसे केस में ये अब कार्बन अटैच होने की वजह से इसकी एसिडिटी उतनी नहीं मानी जाएगी जितना ये O और N वाला एसिडिक होता है। समझ पाए आप, R माइनस बेस है स्ट्रॉन्ग, लेकिन एसिड भी तो होना चाहिए उतना, एक रेंज में एसिडिटी होनी चाहिए। मतलब एसिड है, एसिड नाम है HCN का, लेकिन उसका वो अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड और HCN में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक एसिड में CH3COOH होता है, वो HO से जुड़ा है, और HCN में C से जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड C में थोड़ी S कैरेक्टर ज्यादा आने से एसिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी अगर थोड़ी बढ़ी है तो आप कहोगे एसिडिक एच हो गया। तो अगर एसिडिक एच हो गया तो अब आप क्या कहोगे, ये बिल्कुल ऐसी बात मान लो, इसको अगर आप ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो कोई एक बच्चा JEE मेन क्वालिफाई हो गया, रैंक उसकी बहुत खराब है, तो क्या कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं, बस क्वालिफाई हुआ बस, और रैंक 2 लाख से ज्यादा है, तो उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे हो गया, सेलेक्ट हो गया बट प्रोडक्ट नहीं बना। तो ऐसा इसमें भी होता है, HCN में H एसिडिक है, एसिड की डिग्री है उसके पास, लेकिन मेजर प्रोडक्ट उससे नहीं बन रहा है, क्योंकि कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से। मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे अगर आपने RMGX लिया है, मैंने आपको फिर से बताया, तो RMGX लिया है तो उसके पास R माइनस का सोर्स है, R माइनस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब आप रिएजेंट में जाओगे, आपको कि रिएजेंट में क्या है, एसिडिक एच है, तो कहेगा एसिडिक एच है, अगर मतलब एक रेंज वाला है, O या N से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो एसिडिक एच है, वो RH बना के निकल जाएगा। फिर आएगा अगर एसिडिक एच नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब आप सोचोगे बीच में भी तो हो सकता है कि एसिडिक भी हो और एसिडिक हो और कम एसिडिक हो, तब क्या करोगे, तब न्यूक्लियोफिलिक अटैक से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि एसिडिटी कम लिया आपने, कम एसिडिटी लिया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड थे, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक फेवर कर जाता है। यानी ये वाला होगा आपका मेजर और ये वाला होगा आपका माइनर, बस इतना आपको समझना, ये वाला होगा माइनर और ये वाला होगा मेजर। ये कई बार एग्जाम में आया, RMGX विथ HCN, तो आप RCHO बनाओगे सीधे, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही है। RH अगर बना दिया आपने तो क्या गलत हो गया, गलत नहीं है, माइनर है, बहुत कम बनेगा, इग्नोर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, हो गया यहाँ तक। अब जरा आप ऐसा करो, PHCN के साथ रिएक्शन करा के दिखाओ, RMGX विथ PHCN, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको,
CH3MgBr प्लस PHCN। आप इसका मुझे प्रोडक्ट बता दो। हाँ, एक इक्वलेंट, इसको आप लिख लो 1 इक्वलेंट। इसका प्रोडक्ट बता दीजिए। हो जाएगा। बताओ इसमें क्या क्या एसिडिक एच है इधर? एसिडिक एच बिल्कुल यहाँ दूर दूर तक नहीं, कोई एच एसिडिक नहीं है इसमें। तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो सीधे। तो ये हो गया CH3 - MgBr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओ, ये बॉन्ड तोड़ दो। अब आप प्रोडक्ट लिख लीजिए, क्या होगा यहाँ से, PH, देखिए क्या, PHC डबल बॉन्ड N, इधर क्या है, इधर CH3, और इधर क्या है, MgBr। अब बताओ क्या होगा, NMgBr हो गया, हाइड्रोलिसिस कराइए, H2OH प्लस दीजिए। जब आप H2OH प्लस दोगे तो क्या पाओगे, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको मिलेगा OH OH 2 बार, इसको मिलेगा H एंड H 2 बार। तो आप प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा, पीएच क्या बनेगा, PHCO CH3, PHCO CH3, और आगे यहाँ बताइए क्या आएगा, MgBr, हाँ NH2। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, RCN के साथ हो गया। अब आप एस्टर के साथ यही रिएक्शन कराओ, RMgX विथ एस्टर। आप लिखो, देखो कितने लोग करा सकते हैं, RMgX प्लस एस्टर, पॉइंट नंबर 9 लिखो, फ्रॉम एस्टर। 9th मेथड लिखिए, फ्रॉम एस्टर। किससे रिएक्शन कराना है, फ्रॉम एस्टर, RMgX प्लस एस्टर, RMgX प्लस एस्टर। बताओ क्या होगा। देखता हूं कितने लोग बना लेंगे। एस्टर RMgX प्लस एस्टर लो, एक इक्वलेंट RMgX है। हाँ, प्लस एस्टर RCOOR डैश, RCOOR या R डैश, और एक इक्वलेंट RMgX है। इसमें भी 2 इक्वलेंट से रिएक्शन हो सकती है। RMgX एंड एस्टर। क्या बनाया आप लोगों ने, कितने लोग कीटोन आ रहा, हाथ उठाइए। कीटोन जिन्होंने बनाया, कीटोन इसका आंसर होगा, कीटोन सही है आप लोगों का, कीटोन ही बनेगा। देखो कैसे, RMgX प्लस, इधर देखो, RCOOR डैश। ठीक है, किसका सोर्स है ये जरा बताइए,
आर माइनस का ये MgX प्लस है, तो यहाँ बताओ कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं? तो कार्बोनिल में इसमें एसिडिक H है नहीं, तो ये R माइनस का सीधे इसी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? RCO माइनस, इधर क्या है OR डैश, और इधर क्या है R, और इधर बताइए यहां पर क्या है MgX प्लस। RCO डैश MgX, इधर R है उधर OR डैश है। अब क्या करोगे आप बताइए? इस पर आप H2O, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H2OH प्लस, इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCOH OR डैश, और बताओ यहां पर क्या है R, यही हुआ RCOH OR डैश। तो अब देखो होता क्या है, यहां पर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बना। अब इस केस में यहाँ होता, यहां पर देखो क्या है, ये दूसरा इक्विवेलेंट इससे रिएक्ट कर जाएगा या नहीं बताओ? यहाँ पर एसिडिक एच क्रिएट हो गया ना, OH होते ही क्या हो गया एसिडिक एच आ गया। अब आप एक इक्विवेलेंट कराओगे तो ये बनेगा। अभी एक इक्विवेलेंट और करा दो, तो एक इक्विवेलेंट और रिएक्ट कराओ तो क्या होगा RMgX। तो फिर से ये R माइनस ये MgX प्लस इस वाले एसिडिक H को कैप्चर करेगा, तो इससे बनेगा RCO माइनस, और इधर देखो क्या है OR डैश, और इधर क्या है R। अब बताओ जो ये O माइनस है ना, O माइनस का अटैक हो इस पर और ये एक गुड लिविंग ग्रुप है ये निकल जाए। ऐसा भी होता है कि अगर O पे माइनस चार्ज हो और साथ में कोई गुड लिविंग ग्रुप हो, ज्यादातर एसिड डेरिवेटिव होते हैं, हेलोजन होते हैं, एसिड डेरिवेटिव Cl हो, NH2 हो, COO हो, OR डैश हो, तो ये हमेशा ऐसा होगा। ये एसिड एक्चुअली एस्टर की प्रॉपर्टी है, ये एसिड डेरिवेटिव की। एसिड डेरिवेटिव में प्रॉपर्टी जान दो क्या है, अगर आप न्यूक्लियोफाइल लाओगे ना एसिड डेरिवेटिव में RCOZ में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, O पे माइनस होगा, रिवर्स अटैक करेगा, आपका गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। यही है देखो, ये एसिड डेरिवेटिव था, यहां पर ये एक मोल जाएगा तो इसके अल्कोहल के H को हटा लेगा। अब ये O माइनस हो गया, O माइनस क्या करे इसके पास गुड लिविंग ग्रुप है। मतलब एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन क्या होती है, इधर देखो RCOZ होता है, Z लिखते हैं उसको, बताया था पीछे। ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और एनहाइड्राइड में भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, ये बॉन्ड टूट जाए, तो जानते हो क्या होगा, ऐसा होता है RCO माइनस, और इधर होता है न्यूक्लियोफाइल, इधर है Z, ये रिवर्स अटैक करता है, Z को निकाल देता है। तो यही हुआ इधर, ये आप अभी पढ़ोगे एसिड में, एसिड डेरिवेटिव में यही होता है। उसको बोलते हैं, इसको इस रिएक्शन का नाम है, बहुत फेमस रिएक्शन है, क्या नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक न्यूक्लियोफाइल आया उसके बदले गया कौन, इसीलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। पहले ऐड हुआ फिर वो निकल गया तो बोला जाएगा उसी की जगह तो आया है, जो आपने एडिशन किया नया नहीं किया उसके बदले। या देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट यही बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और Z माइनस लिविंग ग्रुप है, निकल गया। ये एसिड डेरिवेटिव की यही रिएक्शन है जो पूरा एसिड डेरिवेटिव आपका कवर कर देगा, यही एक सिंगल रिएक्शन। बस Z आप बदलते जाओ, यहाँ Cl लगा दो तो एसिड क्लोराइड, यहाँ OCO लगा दो OCOR तो एसिड हाइड्राइड, यहाँ पर OR लगा दो तो एस्टर जिसको अभी बता रहे हैं, NH2 लगा दो तो अमाइड, होगा यही। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, CO होगा, O का वापस अटैक होगा, Z निकल जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। बताओ ये वहां यहाँ पर वही हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे में इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। बताओ फाइनली आप पाओगे क्या, RCOR पाओगे, पाओगे कि नहीं? क्या पाओगे यहाँ से RCOR, तो देखो RCOR बन गया। ये RCOR क्या फिर से रिएक्ट नहीं करेगा, अगर एक्सेस में होगा ना फिर से रिएक्ट कर जाएगा। तो आप लिख लो, अगर यहीं पर ये लिख दिया जाए 1 इक्विवेलेंट और ले लो, तब क्या करोगे आप? तब आप एल्कोहल बना देना फिर से, RMgX, फिर से R का अटैक होगा,
तो RC ये वाली रिएक्शन आपको कई बार बता दी है। OH अब आपको हो गया, अभी फिर से अल्कोहल बन गया, बना ना फिर से अल्कोहल, फिर से RMgX लगा दो तो आप जानते हो क्या बनेगा, RCO माइनस R R और यहाँ हो जाएगा MgX। अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, बस ये पड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी आप देखोगे ना इसमें बहुत सारे मोल खर्च हुए तो यहाँ सीधे लिख देते एक्सेस ऑफ RMgX, एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजन लिखा जाता है एस्टर प्लस एक्सेस ऑफ RMgX, तो आप आखिरी स्टेज तक ले जाओगे। ये अभी एस्टर में फिर आएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ एस्टर ही तो है, एस्टर को RMgX से रिएक्ट कराओ तो ये रिएक्शन करा देना। मतलब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अटैक हुआ, OR है, वो अच्छा हाँ ये यहीं से होगा, यहीं से 1 मोल कम खर्च हो जाएगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये O माइनस बना है, तो हाइड्रोलिसिस से पहले ही निकल जाएगा, ही सेम प्रोसेस होगा, एक स्टेप कम कर दो आप, ये यहीं से निकल जाएगा, ऐसा होगा। मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, वो हाइड्रोलिसिस बाद में आप कराओगे। देखो ये बन जाएगा आपका, एक बार फिर से बता देता हूँ, वही सेम मैकेनिज्म है। ऐसा हुआ देखो, RMgX था, एस्टर लिया, ये सोर्स है R माइनस का, R माइनस का अटैक हुआ, इस पर O माइनस हो गया, तो ये O माइनस अभी है ना, यहीं से अटैक कर देगा और वो R वहीं निकल जाएगा, दूसरे स्टेप में नहीं। वो वाली कंडीशन देखो, ये वाली जो अभी बताया था ना मैकेनिज्म की, ये एक बार फिर से देख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। RCOZ एसिड डेरिवेटिव है, एक बार फिर बताओ Z क्या हो सकता है, ZCl होगा तो एसिड क्लोराइड, ZCl होगा तो एसिड क्लोराइड, अगर ZOCOR होगा तो एनहाइड्राइड, अगर ZOR डैश होगा तो OR होगा तो एस्टर, NH2 होगा तो अमाइड। इसमें क्या रिएक्शंस होती है देखो, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ये बॉन्ड टूटता है और क्या बन जाता है, RCO माइनस, इधर है Z, इधर है न्यूक्लियोफाइल। अब ये तुरंत रिवर्स अटैक करता है और Z लिविंग ग्रुप है, निकल जाता है, तो ये हो गया RCONU, यही वाली रिएक्शन यहाँ कराया। हाइड्रोलिसिस नहीं कराना, हाइड्रोलिसिस वो पहले ही निकल जाएगा, बाद में रिएक्शन होगी। बात समझ पाए। एस्टर पर RMgX बताओ कैसे रिएक्शन कराओगे, पहले R माइनस का अटैक कराओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो CO हो जाएगा, फिर O का अटैक होगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो एक्सेस में कराने से यही होगा। आप इसमें सपोर्ट में ये लिख लो, क्योंकि अभी एस्टर की रिएक्शन है ये एसिड डेरिवेटिव की, इसीलिए देखो क्या है ना, आगे की चीजें पहले नहीं बताई जाती। एस्टर अगर आप पढ़े होते तो ये दिक्कत नहीं आती। हाँ कीटोन वही बन जाएगा, इसीलिए कीटोन आपने बनाया था ना, हाँ वही कीटोन ही मेजर प्रोडक्ट है उसका। फिर से देखो, ये एक्चुअली एस्टर की प्रॉपर्टी है। अब क्या है, अब हमने सोचा अब ये इसमें अभी यही बता देते, अदरवाइज एस्टर में आप ये पढ़ोगे, लेकिन तब पढ़ोगे जब आप ये मैकेनिज्म पढ़ चुके होगे, ये आपको पहले बताया जाएगा तो आपको दिक्कत तब नहीं होगी। इसीलिए हमको उस चीज को बताने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ा कि ये जब आप एसिड डेरिवेटिव पढ़ोगे तो एसिड डेरिवेटिव में ये रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, O माइनस होता है, O का वापस अटैक होता है, Z निकल जाता है। और एसिड डेरिवेटिव में सारे के सारे चारों ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो निकल जाते हैं। और लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर पीछे बताया था ना, याद है, जब आपको एसिड डेरिवेटिव लिखवाया, आप देखो वहां पर Cl माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो बेटर लिविंग ग्रुप है, उसके बाद RCOO है, उसके बाद OR है, सबसे लास्ट में NH2। तो अगर आपसे कहा जाएगा ना लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। बात समझ पाए। एक बार फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक्चुअली ये एस्टर की रिएक्शन है, एस्टर एसिड डेरिवेटिव का पार्ट है, लेकिन कीटोन वहां बनता है, तो कीटोन बनता है तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन है। और ड्रॉपर बैच में बताया जाता है, अगर दूसरे बैच होते तो उसमें नहीं, क्योंकि एक बार आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं होती, कि अगर थोड़ा आगे का भी पहले बता दे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये बना लोगे आप। बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनाया आपने एक इक्विवेलेंट से, देखो ये निकल जाएगा ना। अच्छा तो ये निकल क्यों गया, OR डैश क्यों निकल गया, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। और कोई होता तो निकलता, Cl निकल सकता है,
OCOR भी निकल जाएगा, NH2 भी निकल जाएगा, और कुछ मिथाइल होगा तो निकलेगा? मिथाइल तो लगा ही हुआ, उसको वो नहीं निकलता है। बस इतना अगर आप समझ गए तो प्रोडक्ट आपने बना लिया होगा। देखो RC फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा और R हो जाएगा, और ये OR डैश अलग हो जाएगा, बाद में MgX इसी से जाके जुड़ जाएगा। ये हो गया OR डैश अलग हो गया, MgX इसी से जाके जुड़ जाएगा। तो अब आप जरा ऐसा करिए, एक एग्जांपल मैं देख पा रहा हूं कि आप समझ पाए या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मिसकम्युनिकेशन हो गया ना, उसको हाँ मतलब वो हमने आगे बढ़ा दिया कि स्टेप, जबकि यहीं से अटैक होना है। तो ये है आपका CH3MgCl, इसकी रिएक्शन करानी है PHCOOCH3 के साथ। आप प्रोडक्ट बता दो, एक इक्वलेंट है बस। ये है 1 इक्विवेलेंट, और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। ये आप बता दो तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप समझ गए, नहीं तो अभी एक मौका और है, इस एस्टर अभी आएगा, एस्टर में फिर पढ़ाऊंगा ये। तब क्या रहेगा, तब ये मैकेनिज्म आप पहले सीख चुके होगे, बहुत सारे एडिशन करा चुके होगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या बनेगा? एक इक्वलेंट है, अगर दो होगा तो एल्कोहल बनेगा, एक में कीटोन बनेगा। हाँ PHCO कैसे बताओ, इसका CH3 माइनस अटैक करेगा कि नहीं? यहाँ देखिए CH3 माइनस अटैक करेगा, तो ये CH3 का अटैक करवा दो। कहां पर अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा? O माइनस का रिवर्स अटैक होगा और OCH3 निकल जाएगा। देखिए PHCO माइनस CH3, इधर क्या है OCH3, ये इस पर अटैक कर दे और यहां से OCH3 निकल जाए। तो आप बताओ प्रोडक्ट बन गया ना? कितने लोगों ने एसिटोफिनोन बनाया? PHCOCH3 ही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। PHCOCH3 नहीं होगा? समझ में आ गया ना? चलो एस्टर से हो गया, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। किसका? एक बार आप सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन के 5 मिनट में रिवाइज कर लो सब लोग। हाँ एल्डिहाइड कीटोन, एसिड अभी नहीं। प्रिपरेशन किसका सीखा आपने? सब लोग बताओ किसका प्रिपरेशन पढ़ा आपने? एल्डिहाइड और कीटोन का। इसमें बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे रिपीट हुए, बहुत सारे नए भी है। चलो मैं करा देता हूँ एक बार रिवाइज। पहला क्या मेथड बताया? सब लोग कॉपी देखो अपनी। पहला मेथड, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैग्नीशियम हो या कैल्शियम, ड्राई डिस्टिलेशन करा दो। क्या होगा? CaCO3 निकल जाएगा, RCOR या HCOH या ये बचेगा। अगर मिक्सचर होगा तो क्रॉस वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। हो गया? एरोमेटिक एलिफेटिक सब बन जाएंगे। दूसरा उसको, उसका नाम है ड्राई डिस्टिलेशन। दूसरा बताओ, दूसरा RCN, RCN था, स्टेफेन रिडक्शन करा दो। किससे? SnCl2 कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता था? R, फिर तो इंटरमीडिएट क्या बना था? RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH आएगा, उधर HH आएगा, तो OH आएगा तो CHO हो जाएगा, RCHO बन जाएगा। तीसरा मेथड ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यही था तीसरा। एल्कीन बताया, एल्कीन से कैसे बनाओगे? एल्कीन में बहुत सारे मेथड थे। ओजोनोलाइसिस करा दो, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, ध्यान रखना। अगला हाइड्रेशन करा दो, कैसे? एल्कीन से, एल्कीन से। एल्कीन को CO+H2 ले लो, CO+H2, उसको था गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसमें वाटर ऐड कर देते थे सीधे। और तो वाकर्स प्रोसेस, RCH डबल बॉन्ड CH2 में आप CuCl2 PdCl2 वाटर वेपर लेकर रिएक्ट कराओ, वाटर ऐड कर दो, इसके बाद एयर ऑक्सीडेशन, तो उससे कीटोन बन जाएगा। एल्कीन से था। फिर एल्काइन, एल्काइन का आप डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 करा दो, हाइड्रेशन कहते हैं उसी को, तो आपको
हाँ इनॉल बनेगा, इनॉल से एल्डो या कीटो बना देना। डायरेक्ट प्रोडक्ट की टेक्निक क्या होता था, आप डायरेक्ट तीन दोनों बॉन्ड तोड़ देना। हाँ जो पानी आपने एक ऐड किया ना, वही दोनों वही सेम टाइम से दो ऐड कर देना बस, तो सीधे प्रोडक्ट आ जाएगा बिना टॉटोमर के। इसके बाद एल्काइल हैलाइड में जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड लोगे तो Cl के बदले OH आएगा, फिर पानी निकलेगा, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। यहाँ तक पीछे बताया था। आज से क्या बताया, एल्कोहल, एल्कोहल को क्या करो, PCC PDC या CrO3, माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है। प्राइमरी एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन, टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हो गया। इसके बाद RMGX किससे कराओ, RMGX को RCN से रिएक्ट करवा दो। किससे, RCN से। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट RMGX लोगे तो फर्दर एल्कोहल, फिर एल्कोहल के बाद एल्कोक्साइड। ठीक है। फिर होता है एस्टर। अच्छा अगर हाँ इटार्ट्स ऑक्सीडेशन, इटार्ट्स ऑक्सीडेशन बेंजल्डिहाइड के लिए है, बहुत फेमस है। उसमें इंटरमीडिएट टॉल्यूइन को CrO2Cl2 से रिएक्ट कराते हैं, तो PHCH OCrCl2OH OCrCl2OH बनता है, यही इंटरमीडिएट है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेंजल्डिहाइड पाओगे। क्या पाओगे, इसको इटार्ट्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इंडस्ट्री में ऐसे ही बनाया जाता है, उसमें CrO2Cl2 रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है। अगला एस एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एसाइलेशन करा दो किसका, बेंजीन का, तो एसाइलेशन कराओगे तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा। और आपको बताइए एस्टर से, लास्ट में एस्टर से भी ये बनता है, ये आपको बताया एस्टर में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और गुड लिविंग ग्रुप है तो वापस निकल भी जाएगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। तो प्रिपरेशन हो गया किसका, एल्डिहाइड कीटोन का। अब लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एसिड अभी पढ़ना बाकी है, एसिड इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपके। आप देखोगे तो पैकेज में भी ऐसे दिया होगा, पहले एल्डिहाइड कीटोन दिया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज दिया होगा, उसके बाद एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसके डेरिवेटिव भी है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आप पूछोगे कि मेन प्रॉपर्टी क्या है एल्डिहाइड कीटोन का, जैसे बोलते हैं ना फैमिली बिजनेस क्या है, वैसे होता है इसकी, इस ग्रुप की मेन प्रॉपर्टीज क्या, एल्डिहाइड कीटोन में मेनली क्या होता है, ऐसे होने को बहुत कुछ होगा, लेकिन मेन 90% क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है और CO के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो आप लिखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मेनली परफॉर्म्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Aldehydes and ketones mainly performs nucleophilic addition reactions. Aldehydes and ketones mainly performs nucleophilic addition reactions. और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा, क्यों होता है ये आप समझो। तो अगर पूछा ऐसा क्यों होता है तो आप लिख लो, ये होता है ड्यू टू CO, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप बॉन्ड, ड्यू टू पोलर CO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब क्या होता है, कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड O है और इनमें आपसी, ऐसे समझो इनके बीच आपसी झगड़े चल ही रहे हैं, कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये डेल्टा प्लस हुआ रहता है, ये डेल्टा माइनस। जब भी CO ग्रुप होगा तो उसमें पोलरिटी अपने आप रहती है, पहले से ही प्लस माइनस क्रिएटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस। तो इनकी आपसी लड़ाई की वजह से चार्ज हमेशा बने रहते हैं। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल कोई इधर से गुजरता है ना, उसको एक जगह दिख जाती है कि यहाँ पर कार्बन पे प्लस है और
सिर्फ प्लस ही नहीं, प्लस है और वीक पाई बॉन्ड है। तो न्यूक्लियोफाइल को एक जान तो क्या दिखता है, अच्छा यहाँ पर ऐड किया, ऐड हो सकते हैं। ऐड कैसे हो सकते हैं, जब इस पर प्लस की वजह से अट्रैक्ट होगा तेजी से, माइनस न्यूक्लियोफाइल पे माइनस या लोन पेयर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी इधर से गुजरेगा तो इसको अट्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कि यहाँ से। न्यूक्लियोफाइल पे जनरली माइनस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है लोन पेयर का, तो कहाँ से अट्रैक्ट होगा, इधर से किधर से, इस पे अटैक होगा, जैसे इस पे अटैक होगा ये टूट जाएगा पाई बॉन्ड, तो ऐड हो गया, एक बार ऐड हो गया तब निकलेगा नहीं। इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल इधर अट्रैक्ट होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड नहीं होता तो तब SN2 होता। तो जब पाई बॉन्ड नहीं था, Cl लगा था ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, Cl को निकाल देता था, तब सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ आपसे पूछा जाए, यही सारी सिचुएशन हो, पाई बॉन्ड नहीं होता, तब SN1 SN2 इसीलिए तो होता था, पाई बॉन्ड नहीं था, तो जब वो अटैक करता था किसी को निकलना पड़ता। यहाँ इसको किसी को निकलने की जरूरत नहीं है, पाई बॉन्ड की जगह पर बैठा लेगा उसको, पाई बॉन्ड तोड़ देगा, क्या ऐड हो जाओ, किसी को निकलने की जरूरत नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। RX में क्या हुआ था, RX पाई बॉन्ड नहीं था, प्लस चार्ज था लेकिन, तो SN2 SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इस पर ऐड होगा तो ये O माइनस हो जाएगा, और ये देखो ये NU इस पे जुड़ जाएगा। मतलब इनका मेन प्रॉपर्टी क्या है एल्डिहाइड कीटोन की, अगर आप याद करो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आप कहोगे ये ठीक है, मुझे समझ में आ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। क्या सारे एल्डिहाइड का एडिशन का रेट सेम होगा, एल्डिहाइड का सबका रेट सेम रहेगा, या एल्डिहाइड और कीटोन में भी सेम रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताओ आप, बताओ, डिफरेंस तो बराबर है, CO तो हमेशा रहेगा। बताओ किस पे डिपेंड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या सब में बराबर बराबर रेट से अटैक करेगा, या एल्डिहाइड कीटोन बदलोगे, एल्डिहाइड ही मान लो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ले लिए, तो क्या रेट सब में बराबर रहेगा, अलग अलग होगा। किसकी वजह से, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है वो भी लगेगा, और जानते हो क्या, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल कितना तेज आएगा। तो जो ये न्यूक्लियो, पहले ध्यान से समझो, पहला सवाल ये है एल्डिहाइड कीटोन क्या रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन। पाई बॉन्ड था तो ऐड हो गया, किसी को निकलने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह बताया आपको भी। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, सबका रेट क्या बराबर रहेगा, तो पता चला बराबर नहीं रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा, दो बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा, कैसे, उतना तेज अट्रैक्ट होगा। तो अगर आप प्लस और माइनस कम कम चार्ज रखो तो धीरे से आएगा, अगर आप प्लस और बढ़ा दो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो, नेगेटिव वही रहो रखो, तब और तेज आएगा, और पॉजिटिव बढ़ा दो और तेज एक्सेलरेट होगा। ये तो आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो Q1 Q2 में Q1 बढ़ाओगे तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब ये तेज अटैक करेगा तो रेट बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ जो क्राउडिंग लगी है ना इधर, उस ये कहेगा इसने तो खींचा लेकिन ये रिपेल कर रहे हैं, तो आपको कि ठीक है, दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे भी ये कहता है जल्दी आओ, फिर पता चला ये जो ग्रुप लगे थे ये अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे तो नहीं रोक पाएंगे, मिथाइल एक हो गया तो थोड़ा रोकेगा, दो मिथाइल हो गया तो और ज्यादा रोकेगा, पीएच लगा दिया तो और रोकेगा, तो हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन का मेन प्रॉपर्टी क्या है एल्डिहाइड कीटोन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी वजह से होता है, CO ग्रुप पे, CO बॉन्ड की वजह से। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, और स्टेरिक हिंड्रेंस बाय सराउंडिंग एलिमेंट्स। तो अब आप कहोगे इनमें जीतेगा कौन, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर होगा कि नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, इसके बाद एस्टल्डिहाइड, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, होगा कि नहीं।
अब आप बताओ एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, यहाँ लाओ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी लिखवाऊंगा यही बात। HCOS, ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे, बहुत छोटी बात है ये। बताओ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो आपसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चल रहा है इनका, वो यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट कर चुका होगा कि नहीं। अब बताओ इस प्लस को ये H और H क्या भरपाई कम कर पा रहे हैं और क्या हिंड्रेंस दे पा रहे हैं। हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही रेफरेंस बना गया, रेफरेंस जीरो होता है, मान लिया जाता है जीरो। सच में एक्चुअल में जीरो नहीं है, इसी को मान के बताए गए हैं। तो अब बताओ इसके ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, तो ये इस प्लस को कम नहीं कर पा रहा है और हिंड्रेंस भी नहीं दे पा रहा है, तो इसमें अटैक फास्टर होगा। क्या होगा? और इसका देखो जरा, अगर यहां पर मैं एक CH3 लगा दूं, CH3COH, अब बताओ क्या होगा। अब ये CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां पर प्लस आएगा, लेकिन इस प्लस का ये इंडक्टिव और हाइपर लगाकर इसको कम कर देगा। जो CH3 आपने लगाया ना, वो जो CO के बीच लड़ाई थी जिससे चार्ज क्रिएट हुआ था, CH3 उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। मतलब इनके बीच जो डिफरेंसेस थे CO के, ये उसकी भरपाई कर रहा है काफी हद तक। एक मिथाइल क्या कर रहा है? लो इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ये खींच के ले गया, पहले बोला था बीच में रहेंगे, अभी ऑक्सीजन ले गया, तो ये मिथाइल कहेगा अच्छा ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। समझ पाए? तो पूरी तरह से तो नहीं दे पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऐसे में आप कहोगे एक तो हिंड्रेंस बढ़ाया एक साइड से, लेकिन एक साइड फ्री है, तो हिंड्रेंस उतना अभी फर्क नहीं डाल पाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो कम कर दिया है इसके रिस्पेक्ट में, उससे तो फर्क पड़ेगा ना। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेज कहाँ आएगा? फॉर्मल्डिहाइड में, इसमें कम आएगा। अब बताओ अगर आप पीएच लगा दो यही, PHCOH, तो जानते हो क्या होगा? ये ध्यान से समझो, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन था, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस बनेगा, तो अब ये इसका रेजोनेंस इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो जो बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज आया है ना, उसकी देख रेख उसको भरपाई इसके, ये यहाँ का इसके साथ एक कॉन्जुगेशन में हो जाएगा डेल्टा प्लस, जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेट करेगा, तो ऐसी काफी कम हो जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग भी होता है। बताओ होगा कि नहीं? आप कहोगे हाइपर डोमिनेटिंग होता है, हाइपर तो 3 ही है, 8 और 8 से ज्यादा पे बोला था ना रेजोनेंस हाइपर जीतता है, तो अभी तो 3 ही है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग पूरा लगा हुआ है, तो ये वाले में ज्यादा कम पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, पीएच इसको और कम कर देगा। अब बताओ अगर मैं 2 पीएच लगा दूं तो अब आप कहोगे अब रिएक्शन ये करेगा भी कि नहीं, इससे भी इस पे भी संदेह हो जाएगा। समझ पाए? अब दोनों साइड से एक तो हिंड्रेंस लगा दिया, पाई न्यूक्लियोफाइल को कोई आने नहीं देगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर रिपल कर रहा है, इसका कर रहा है, और साथ में इसका रेजोनेट कर रहा है, तो ऐसे में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ क्या बनेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? क्या एक ही बात पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो आप कहोगे इसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट मुझे चाहिए, और क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि यही ऑर्डर होता है। अगर आप एक और मिथाइल लगा दोगे ना कीटोन, तब एल्डिहाइड कीटोन वाला रूल लगेगा। अभी इतना मत सोचो, बस इतने से आपका काम हो गया। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कंपैरिजन अभी मैंने कराया, यहाँ तो कीटोन भर दिया यहाँ पर ऐसी कंपैरिजन के लिए। अब आता बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? पहले चलो इसका आंसर बता दो। बताओ सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड, मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट। अच्छा तो बिटवीन एल्डिहाइड्स कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? बिटवीन एल्डिहाइड्स, हाँ फॉर्मल्डिहाइड। अब लिख लो ये बात, ये असर्शन रीजन में अभी आया था रिसेंटली। बिटवीन एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति फास्टेस्ट रेट कहाँ होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलो आंसर बताओ। ये हो गया। अच्छा ऐसा करो, आप अब ऐसा करते पहले ये लिख देते रेट डिपेंड किस पे करेगा, तो आप लिख लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और दूसरा रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। एस एच का मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये आपका रेट भी हमने यहाँ बता दिया। अब इससे आप देख लो समझ पाए कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं, डायरेक्टली होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना फास्ट अटैक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली। अब बताओ दूसरा, अगला सवाल है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव। बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ऐसे में आप CF3 मत सोच लेना, CF3 लगा दूंगा मैं। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन की बात होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है, उसको बोलते हैं ना कि आपने चीटिंग की, वहां CF3 लगा दिए थे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब आप कार्बन हाइड्रोजन वाले ही ग्रुप लगाओगे और कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा के नहीं, उसको एक्टिवेट कर दो, तेज कर दो। आप CF3 लगा दो, CF3 माइनस आई इफेक्ट लगा देगा तो और बढ़ा देगा पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर्मल्डिहाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन बोला जाता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ और नहीं लगाओगे, कार्बन हाइड्रोजन ही लगाओगे। नहीं तो जानते अभी आपने ये सोचा ना ये मोस्ट रिएक्टिव है, मैं आपको तो इससे ज्यादा एल्डिहाइड CF3CHO होता है। इससे ज्यादा CF3CHO, CF3 का माइनस आई लग जाएगा, माइनस आई और इस प्लस को बढ़ा देगा, लेकिन वो इसमें माना ही नहीं जाएगा क्योंकि CF3 नॉर्मल एल्डिहाइड थोड़ी होता है। उसमें तो हमने लगा दिया ना, उसमें इसी बोला जाता है, हमने CF3 में नॉर्मल में नहीं आता, उसके लिए बताना पड़ेगा। तो अगर ये बात लिखा है कि बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन या बिटवीन एल्डिहाइड्स फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बात सच है। और उस दौर में जैसे उसके लिए कि आपने नॉर्मल एल्डिहाइड ही लिया होगा, CF3CHO नहीं ले लिया होगा। हो गया यहां तक? आप ये बात भी लिख लो बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये क्योंकि जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आया है। अभी आप PYQ देखो, पिछले साल ही शायद यही आया था, बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव, और रीजन भी पूछा था क्यों। तो आप लिख लो बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which is more reactive towards nucleophilic addition reaction, which is more reactive towards nucleophilic addition reaction। आप बताओ उसकी वजह क्या है, कौन है और उसकी वजह क्या है? देखो HCOH है और इधर है RCOR, तो अब आप क्या होगे, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या बताओगे, लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मोर हिंड्रेंस, यही सब लिखा होता है रीजन में। रीजन में मतलब रीजन होता है ना, एसर्शन रीजन, तो ये लिखा होता है लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मोर हिंड्रेंस, इसलिए इसका रेट क्या होगा, लेस। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो आंसर क्या लिखोगे, एल्डिहाइड, और इसकी वजह सामने लिखा है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अब अगर आपसे कहा जाए CF3CHO, ध्यान से देखो, CF3COH, HCOH, CH3CHO, CH3COH और PHCOH, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। अगर पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? हाँ, कैसे? अब बताओ फॉर्मल्डिहाइड के होते हुए कैसे हो गया कोई?
अभी तो बोला था ना फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, वो नॉर्मल एल्डिहाइड में था। अब आपने CF3 ले लिया तो नॉर्मल नहीं, अब आपने एक माइनस आई इफेक्ट वाला लगा दिया, CF3 का माइनस आई लगेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ और तेजी से आएगा तो फास्ट अटैक होगा। तो आंसर बताइए, सबसे कम बोलिए पहले, सबसे कम कौन सा? डी। उसके बाद डी के बाद सी के बाद बी, और मोस्ट रिएक्टिव ए। अब बताओ फॉर्मल्डिहाइड अब नहीं रहा मोस्ट रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि वहां पर CF3 आ गया, CF3 का माइनस आई लग जाएगा। इतना समझ आया? मतलब मान लो कीटोन्स लगभग ना के बराबर परफॉर्म करते हैं, इतना वहां हिंड्रेंस का भी दिक्कत है और पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं होती है। एल्डिहाइड में होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन होता है तो छोटा रोक नहीं पाता, वो छोटा बच्चा है, उतना हिंड्रेंस नहीं, एक साइड फ्री है तो उधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता रहता है। समझ पाया? मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल पहरेदारी कर लेंगे, हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं रोक पाएगा, कीटोन में रोक सकता है। हो गया यहाँ तक? अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इस पे क्या किसका किसका होगा? आप कहोगे मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, एल्कोहल का अटैक करा दूंगा मैं, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है। अमोनिया और अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। अमोनिया के रिएक्शन जानते हो? अमोनिया से खुद कराते हैं, और NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं, NH2NH2 हाइड्राजिन से कराते हैं, NH2CO NH ऐसे था ना, PHNH फिनाइल हाइड्रोजिन, और एक होता है सेमी कार्बाजाइड NH2CO NHNH2, और एक होता है 2,4-DNPH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, उसी को ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट करने के काम आता है। आपको अगर पहचानना हो, कोई अननोन कंपाउंड आपको दे जाए और बोले इसमें बताओ एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं, CO ग्रुप है कि नहीं, आप बोलोगे ठीक है बता दूंगा। कैसे बताओगे? ब्रैडीज रिएजेंट मिला दो, अगर येलो कलर का ऑयली प्रेसिपिटेट आ जाए तो एल्डिहाइड कीटोन है, वो उसको पहचानता है। जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड को कैसे पहचानता है? ब्रोमीन वाटर से, या कोल्ड कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर से। आप पहचानो उसमें डबल है, अनसेचुरेशन है कि नहीं, तो आप यही H2 निकल भी करा दो कि उसमें कलर नहीं पता चलता। उसमें क्या होता है ना, जो Br2 वाटर है, Br2 रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, तो अगर ब्रोमीन टूट के जुड़ गया, अलग अलग हो गया ब्रोमीन, तो कलर नहीं रहेगा, डिसअपियर हो जाएगा। कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर था ना बेयर्स रिएजेंट, वो भी पिंक कलर का होता है, जैसे ही आप उसमें रिएक्शन करेगा तो उसका कलर डिसअपियर, तो पता चल जाता हाँ उसमें अनसेचुरेशन था। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? बाई 2,4-DNPH 2,4-DNP टेस्ट उसी को बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्मेटरी टेस्ट वही है, तो वो आएगा इसमें। चलो अगली क्लास में इसके आगे कराएंगे।